हेलो दोस्तों, फिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे, हमारे पास एक सेट है जो कि हमारे पास यहाँ सोनी कंपनी का सेट है। और इस सेट में प्रॉब्लम क्या आ रही है, सबसे पहले ये चीज मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर इस सेट को जैसे ही मैं यहाँ पर ऑन करता हूँ और ऑन करने पर अगर आप देखोगे तो इसमें जो प्रॉब्लम है हमें कुछ इस तरीके के देखने के लिए मिल रही है। यानी कि इसमें जो कंपनी ने पैनल यूज करा है वो BOE का यूज करा है, तभी आप इसमें देखोगे हमें कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम देखने के लिए मिल रही है। अब ये जो प्रॉब्लम होती है दोस्तों, ये प्रॉब्लम कई बार हमारी कॉफ बर्न होने की वजह से भी आती है और कई बार ऐसा होता है कि आपकी आईसी प्रोटेक्शन में चली जाती है, तब भी आपको इस तरीके की प्रॉब्लम देखने के लिए मिलती है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि इस प्रॉब्लम को कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, ये जो मेरा पैनल है, इस पैनल का अगर मैं आपको यहाँ पर मॉडल नंबर दिखाऊं तो मॉडल नंबर अगर आप देखोगे यहाँ पर इसका मॉडल नंबर है HV320W2-2B1 और यहाँ पर ये आपका मॉडल नंबर है इस पैनल का। और ये जो पैनल है दोस्तों हमारे पास, ये पैनल आपका एक BOE कंपनी का पैनल है। और ये जो BOE कंपनी का पैनल है, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसमें हमारा एक यहाँ पर लोगो बना हुआ है। अब दोस्तों जब भी कोई पैनल आप चेक करते हो तो पैनल चेक करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि इसकी बेसिक वोल्टेज को हम चेक करते हैं। क्योंकि जनरली क्या होता है कि बहुत सारे मैकेनिक को देखा है कि मैंने, जब भी कोई पैनल आता है उस पैनल को बेसिक तरीके से चेक नहीं करते हैं, उस पर डायरेक्ट कोई ट्रैक काटने लगते हैं या कुछ भी करने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है कि जब भी हम कोई रिपेयरिंग करते हैं तो रिपेयरिंग करने के लिए हमें बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं और कैसे हम उसको चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर मल्टीमीटर है हमारे पास और इस हम मल्टीमीटर को DC वोल्ट की रेंज पर हमने सेट कर लिया। मल्टीमीटर को DC वोल्ट की रेंज पर सेट करने के बाद यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले हमारी जो वोल्टेज है वो 12 वोल्ट की सप्लाई बननी चाहिए, जो कि हमारे इस LVDS कनेक्टर पर आती है। तो यहाँ पर अगर मैं चेक करता हूँ तो आप देखो कि यहाँ पर 12 वोल्ट की सप्लाई मेरी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से देखने के लिए मिल रही है। और अगर मुझे यहाँ पर 12 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है तो 12 वोल्ट की सप्लाई मिलने के बाद अब यहाँ पर मेरा जो एक फ्यूज लगा हुआ है, अब ये जो फ्यूज है, इस फ्यूज पे अगर मैं चेक करता हूँ तो यहाँ पर मुझे 12 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है। अब ये जो 12 वोल्ट की सप्लाई है, यहाँ पर देखोगे यहाँ पर ओके आ रही है। आउटपुट अगर फ्यूज का चेक करता हूँ तो यहाँ पर हमारी आउटपुट भी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से देखने के लिए मिल रही है। अब यहाँ पर दोस्तों होता क्या है कि हमें आगे जो वोल्टेज चेक करनी है, यहाँ पर अगर आप देखोगे जो 12 वोल्ट की सप्लाई है, ये 12 वोल्ट की सप्लाई जाती है आपकी DC टू DC IC को। ये जो DC टू DC IC होती है, DC टू DC IC सबसे पहले जो वोल्टेज बनाती है, ये यहाँ पर 3.3 वोल्ट बनाने का काम करती है। तो यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पर एक कॉइल लगी है और यहाँ पर लिखा हुआ है DVDD। DVDD का मतलब होता है 3.3 वोल्ट। तो यहाँ पर आप अगर मीटर पे देखेंगे तो हमें यहाँ पर 3.3 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है। अब ये जो 3.3 वोल्ट की सप्लाई है, ये हमारी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ओके बन रही है। अब ये 3 वोल्ट की सप्लाई दोस्तों बन के जाती है कहाँ पर, अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हमारे पास ये टीकॉन IC है, ये आपकी 2 रोम IC लगी है। बेसिकली इसमें 2 रोम IC क्यों लगी होती है, क्योंकि एक हमारे पैनल की IC है और एक हमारी पैनल ID है। अब यहाँ पर रोम IC की पिन नंबर 8 पर हमें 3.3 वोल्ट मिलने चाहिए। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे रोम IC की पिन नंबर 8 पे 3.3 वोल्ट मिल रहे हैं। और दूसरी वाली रोम IC पे चेक करता हूँ तो यहाँ भी मुझे 3 वोल्ट की सप्लाई मिलनी चाहिए, तो इसके इस पॉइंट पे मिलेंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इस पे भी मुझे 3 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है। अब ये 3 वोल्ट की सप्लाई दोस्तों रोम IC पे भी आ रही है और इस टीकॉन IC को भी 3 वोल्ट चाहिए। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो टीकॉन IC को भी 3 वोल्ट की सप्लाई जा रही है। अब ये जो टीकॉन IC है, टीकॉन IC को 3 वोल्ट तो मिलती है, इसके साथ साथ इसको एक वोल्टेज की नीड और होती है, जो कि हमारी यहाँ पर 1.2 वोल्ट के अराउंड यहाँ पर वोल्टेज होती है। तो आप यहाँ पर देखोगे 1.2 वोल्ट हमारी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से मिल रही है। अब ये जो 1.2 वोल्ट बन रही है वो इस रेगुलेटर के द्वारा बन रही है, जो कि यहाँ पर कंपनी ने एक LDO लगा रखा है। अब होता क्या है दोस्तों, ये 3 वोल्ट बनने के बाद ये जो DC टू DC IC है, ये DC टू DC IC क्या काम करती है, सबसे पहले एक इनेबल वोल्टेज लेती है। इनेबल लेने के बाद अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर ये जब IC इनेबल लेती है तो ये जो IC कंपनी ने यूज करी है, IC का नंबर है RT9955। तो ये जो RT9955 IC का नंबर है, ये IC ज्यादातर हमें सैमसंग के सेट में देखने के लिए मिलती है या BOE के पैनल में मिलती है। अब यहाँ पर RT9955 जो IC है, इसकी पिन नंबर 9 पर हमें इनेबल वोल्टेज देखने के लिए मिलते हैं। तो इसकी पिन नंबर 9 पर अगर आपके 3.3 वोल्ट इनेबल आ रहे हैं तो इनेबल आते ही क्या होता है कि यहाँ पर ये IC ऑन हो जाती है। जब ये IC ऑन हो जाती है तो ये IC क्या काम करती है, सबसे पहले एक वोल्टेज बनाती है। अब ये जो वोल्टेज बनाएगी वो AVDD वोल्टेज बनते हैं। तो यहाँ पर AVDD वोल्टेज बनने के लिए
यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर हमारे पास एक सर्किट है, इस सर्किट को हम बोलते हैं बूस्ट सर्किट। तो इसमें डायोड लगा है, डायोड के एक सिरे पे हमें मिलती है 12 वोल्ट की सप्लाई। तो यहाँ पर देखोगे डायोड के एक सिरे पे 12 वोल्ट है। यही अगर मैं डायोड के आउटपुट पे चेक करता हूँ तो डायोड के आउटपुट पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मुझे बूस्ट वोल्ट मिलनी चाहिए। तो यहाँ पर अगर मैं चेक कर रहा हूँ तो आप मुझे देखोगे यहाँ पर जो वोल्टेज मिल रही है मुझे यहाँ पर बूस्ट वोल्ट नहीं मिल रही है। अब अगर मुझे यहाँ पर बूस्ट वोल्ट की सप्लाई नहीं मिल रही है तो हम क्या काम करेंगे, एक बार सेट को ऑन करके ऑफ करके ऑन करेंगे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारा जो सेट है वो ऑफ हो जाता है या आईसी हमारी प्रोटेक्शन मोड में चली जाती है, तो ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पर अगर मैं चेक करता हूँ तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मेरी 16 वोल्ट एवीडीडी सप्लाई बिल्कुल ओके तरीके से बन रही है। अब 16 वोल्ट एवीडीडी बनने के बाद दोस्तों होता क्या है कि यहाँ पर हमारी और वोल्टेज बननी चाहिए, जैसे कि वीजीएच, वीजीएल, वीकॉम, एचएवीडीडी, ये सारी वोल्टेज बननी चाहिए। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हमें एक ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा है, इस पॉइंट का नाम है वी ऑफ। वी ऑफ का मतलब होता है यहाँ पर जो वोल्टेज बनेगी वो हमारी वीजीएल वोल्टेज बननी चाहिए। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हमें जो वोल्टेज मिल रही है हमें -7 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है, यानी कि ये हमारी वीजीएल वोल्टेज है जो कि हमारी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से है। क्योंकि दोस्तों ये जो पैनल है ये हमारे पास एक नॉन जीआईपी पैनल है, और ये जो आपका नॉन जीआईपी पैनल होता है ये इसके अंदर क्या होता है कि यहाँ पर साइड में आपकी कॉफ लगी होती है, जिसकी वजह से क्या होता है यहाँ पर वीजीएच, वीजीएल आपकी गेट कॉफ के लिए जाती हैं। अगर आपकी कॉफ बर्न हो जाती है या आपकी गेट कॉफ में कोई प्रॉब्लम आती है तो इस तरीके की प्रॉब्लम हमें देखने के लिए मिल सकती है। तो इस कंडीशन में अभी हमें इसको और भी वोल्टेजेस चेक करनी है। जैसे यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसमें और वोल्टेज भी बनती हैं। अब इसमें जो आपकी और वोल्टेज बन रही है ये वोल्टेज होती है, जैसे यहाँ पर हम देखते हैं तो यहाँ पर लिखा है वीजीएच। वीजीएच पे अगर हम चेक करते हैं तो यहाँ पर ये 2 डायोड है। एक डायोड हमारा एवीडीडी इनपुट लेगा, तो यहाँ पर देखो 16 वोल्ट की सप्लाई इनपुट ले रहा है। और इसके अगर आउटपुट अगर मैं चेक करता हूँ तो आउटपुट अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो वोल्टेज है वो मुझे 20 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है। अब 20 वोल्ट के बाद यहाँ पर और वोल्टेज बूस्ट करनी है, तो यहाँ पर हमारा चार्ज पंप सर्किट में डबल डायोड लगा हुआ है जो कि यहाँ पर ये 20 वोल्ट की सप्लाई ले रहा है। और यहाँ से जो ये आउटपुट कर रहा है वो आउटपुट मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से डायरेक्ट ये आउटपुट इस वीजीएच पॉइंट पे कर रहा है। तो आप देखोगे यहाँ पर मुझे 26 वोल्ट की सप्लाई देखने के लिए मिल रही है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से। अब ये 26 वोल्ट की सप्लाई अगर हमें मिल रही है तो यानी कि हमारी जो आईसी है डीसी टू डीसी आईसी है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से काम कर रही है। यानी वीजीएच, वीजीएल, एवीडीडी ये सभी वोल्टेज अगर बन रही है यानी हमारी जो डीसी टू डीसी आईसी है बिल्कुल हमारी ओके है। और अगर डीसी टू डीसी आईसी हमारी काम कर रही है तो आगे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर हमारे पास एक आईसी होती है, इस आईसी को हम बोलते हैं टिकोन आईसी। दोस्तों जब भी आपके पैनल में सभी सिग्नल ओके होते, सभी वोल्टेज ओके होते हैं, जैसे एवीडीडी, वीजीएच, वीजीएल और वीकॉम, एचएवीडीडी है, अगर सभी वोल्टेज ओके हैं और पैनल में फिर भी प्रॉब्लम आ रही है तो उस कंडीशन में हमें क्या करना होता है, उस कंडीशन में सबसे पहले हम इस टिकोन आईसी की एक बार इम्पीडेंस वैल्यू को चेक करते हैं। और इम्पीडेंस वैल्यू को चेक करने के बाद हम इसको चेक करेंगे कि भाई हमारा जो पैनल है, इस पैनल की जो टिकोन आईसी है, क्या इस टिकोन आईसी की जो सिग्नल आउटपुट है वो ओके है या नहीं। तो इम्पीडेंस वैल्यू चेक करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हम आउटपुट के इम्पीडेंस वैल्यू चेक करेंगे। तो यहाँ पर हमें एलवीडीएस निकालने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले हमने क्या करा, यहाँ पर मल्टीमीटर को डायोड रेंज पे लगा दिया और डायोड रेंज पे लगाने के बाद मल्टीमीटर को यहाँ पर आपकी रेड वायर को ग्राउंड से लगा देना है। रेड वायर को यहाँ पर मैंने ग्राउंड से लगा दिया और जो मेरी ब्लैक वायर है उस ब्लैक वायर से इन सभी पेयर पे मुझे रीडिंग चेक करनी है। यानी कि यहाँ पर आपको सब ये पेयर दिख रहे होंगे और इन पेयर पे अगर मैं रीडिंग को चेक करता हूँ तो जो मुझे रीडिंग है वो रीडिंग मुझे यहाँ पर दिखाई देनी चाहिए। तो मैं रीडिंग को देखने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पर देखोगे मुझे जो रीडिंग मिल रही है वो यहाँ पर 400 कुछ मिल रही है। और दूसरे पेयर पे अगर मैं चेक करता हूँ तो दूसरे पे भी मुझे यहाँ पर सेम रीडिंग मिलनी चाहिए। तो इसको मैं प्रॉपर तरीके से पहले लगा लेता हूँ, फिर चेक करके आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो इसको अगर मैं चेक करूंगा तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी मुझे 400 की कुछ रीडिंग मिल रही है, यानी ये भी हमारी ओके है। फिर दूसरे पे अगर चेक करता हूँ तो यहाँ पर भी मुझे 438 रीडिंग मिल रही है। फिर तीसरे पे अगर चेक करता हूँ तो यहाँ पर देखोगे यहाँ पर भी मुझे रीडिंग मिल रही है। फिर यहाँ पर अगर मैं आगे चेक करता हूँ तो इस पे भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी मुझे 438 मिल रही है। फिर दूसरे पे चेक करता हूँ और आगे यहाँ पर भी 439 यानी 38 के अराउंड है।
फिर यहाँ पर आगे भी देखते हैं, यानी कि दोस्तों अभी मुझे जो यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है, ये सभी पेयर्स में मुझे रीडिंग सही मिल रही है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर मुझे ऑलमोस्ट सभी पे रीडिंग सही मिल रही है, लेकिन कुछ जो ट्रैक है हमारे, यानी कि कुछ हमारे जो सिग्नल है उस पर अगर मैं चेक कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पर जो वैल्यू देखने के लिए मिल रही है वो यहाँ पर 490 400 के अराउंड मिल रही है। अब ये जो वैल्यू होती है दोस्तों, ये हमारे कुछ गेट कॉफ के लिए सिग्नल जाते हैं, और इससे पहले जो मैं चेक कर रहा था वो हमारे RSDS सिग्नल थे, यानी कि अभी RSDS तो हमारे ओके हमें देखने के लिए मिल रहे हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमें पॉइंट पे जो वैल्यू है वो तो परफेक्ट तरीके से दिखा रहा है, लेकिन आईसी आपकी काम नहीं कर रही। तो इस कंडीशन में क्या है कि अभी सबसे पहले हम एक बार इस आईसी को रिसोल्ड और क्लीन करेंगे। और रिसोल्ड और क्लीन, देखो दोस्तों आपको क्या करना होता है कि जब भी हम रिसोल्ड और क्लीन की बात करते हैं तो आईसी को हमेशा आयरन से रिसोल्ड करना होता है। बहुत सारे टेक्नीशियन क्या समझते हैं रिसोल्ड का मतलब एसएमडी से काम करना, वो गलत है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या काम करेंगे, इस पर थोड़ा सा पेस्ट लगाएंगे। अभी जो हम पेस्ट लगाएंगे, पेस्ट लगाने के बाद अगर हम यहाँ पर देखते हैं, जिसको हम रिसोल्ड करेंगे कुछ इस तरीके से, जो सिग्नल होते हैं उन सिग्नल को ही रिसोल्ड करना होता है हमें। तो यहाँ पर अभी हम इसको क्या काम करेंगे, रिसोल्ड करेंगे और परफेक्ट तरीके से देखेंगे कि रिसोल्ड करने पे हमारा जो पैनल है इसकी क्या कंडीशन रहती है। तो अगर दोस्तों आपको भी प्रॉब्लम आती है पैनल को रिपेयर करने में और आपसे पैनल रिपेयर नहीं होते हैं और आप पैनल रिपेयर करने के लिए बाहर दे देते हैं, जिससे आपकी अर्निंग कम हो जाती है, तो दोस्तों अगर आपको ट्रेनिंग लेनी है तो ट्रेनिंग लेने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पे क्लिक करेंगे, जिससे आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो हमारे यहाँ जो ट्रेनिंग होती है वो बिल्कुल प्रैक्टिकली पैनल पे ट्रेनिंग होती है। यहाँ पर आपको पीएफसी पावर सप्लाई, सॉफ्टवेयर और पैनल पे दोनों साइड पैनल शॉर्टिंग है तो उसकी शॉर्टिंग को कैसे निकालना है, ये सारी चीजें हम अपनी ट्रेनिंग में बताते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हम इस आईसी को यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट तरीके से रिसोल्ड करेंगे, और रिसोल्ड करने के बाद हम देखेंगे कि हमारा जो पैनल है इसकी क्या कंडीशन रहने वाली है। अगर रिसोल्ड करने के बाद भी अगर आपके पैनल की कंडीशन सेम रहती है तो उसमें हम आगे देखेंगे कि हमें पैनल को खोलना भी पड़ सकता है कई बार। इसको मैं यहाँ पर प्रॉपर तरीके से थोड़ा सा रिसोल्ड कर लेता हूँ, और रिसोल्ड करने के बाद फिर मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। तो इसको मैं यहाँ पर प्रॉपर तरीके से रिसोल्ड करूंगा, क्योंकि दोस्तों जब आप काम करोगे तो आपके पास जो टूल है वो परफेक्ट तरीके से होना चाहिए, अच्छा टूल होना चाहिए, क्योंकि आयरन वगैरह हमें अच्छी चाहिए होती है इसके लिए। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हमने इसको यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हमने इसको यहाँ पर रिसोल्ड कर दिया। अब जब भी हम रिसोल्ड करते हैं तो पिनों को करते हैं, अगर आप यहाँ पर नीचे की जो पिनें प्रिंट से कनेक्टेड रहती हैं इसी पिन को हम रिसोल्ड करते हैं। और रिसोल्ड करने के बाद अभी हम इसको यहाँ पर थोड़ा सा थिनर से साफ करके देखेंगे, और साफ करने पे हम ये देखेंगे कि जो हमारे पास हमने जो रिसोल्ड करा है, रिसोल्ड करने पे हमारे इसकी क्या कंडीशन रहती है। तो इसको एक बार मैं यहाँ पर क्लीन कर लेता हूँ, और क्लीन करने के बाद फिर मैं यहाँ पर इसको देखता हूँ। तो यहाँ पर इसको परफेक्ट तरीके से क्लीन कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने इसको क्लीन कर लिया, और क्लीन करने के बाद अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसको हमने यहाँ पर साफ कर लिया। अब ये साफ करने के बाद दोस्तों यहाँ पर क्या करना है कि हमें यहाँ पर सेट को एक बार ऑन करके देखेंगे, और ऑन करने पर अगर हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तो उसके आगे हम बिहाफ पे देखेंगे कि आगे क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो इसको हम अडेप्टर लगाते हैं यहाँ पर, और इसको लगाने के बाद यहाँ पर ऑन करेंगे और यहाँ पर देखेंगे कि हमारा जो पैनल है क्या अभी सेम कंडीशन में है नहीं। अगर पैनल सेम कंडीशन में होगा तो हमें पैनल को खोलना भी पड़ सकता है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो आप देखोगे यहाँ पर अभी जो हमारा पैनल है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ओके हो चुका है, और इसमें अभी हमारी पिक्चर आ रही थी वो ऑन होने पे वो अभी हमें देखने के लिए नहीं मिल रही है। तो इस तरीके से दोस्तों आप भी किसी भी पैनल को आसान तरीके से रिपेयर कर सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।